नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, आईआईटी कानपुर ने किसके सहयोग से निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या फिर आर्थिक कार्य विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी SIIC ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उन्हें अपने उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में लगे स्टार्टअप्स पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है: प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ, इंजीनियरिंग एक्सीलरेशन, नेविगेटिंग द कंप्लायंस पजल और लीडिंग टू नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT की प्रकृति है संवैधानिक, सांविधिक, संविधानेतर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांविधिक। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चेयरमैन मंजुला दास ने गुवाहाटी में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी बेंच के न्यायालय सह कार्यालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक सांविधिक निकाय है, अतः विकल्प बी सही है। इसका गठन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था। इसका मकसद संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों का न्याय निर्णयन करना है, अथवा संविधान के अनुच्छेद 323 क के अनुसरण में सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन निगम या सोसाइटी के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों का न्याय निर्णयन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांविधिक। अगला प्रश्न है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बीच 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। 2, यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC सुर्खियों में रहा है। यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित काशगर से जोड़ता है, अतः कथन एक सही है। इसका मकसद ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह के मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही इसके बदले चीन पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक हिस्सा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा और मंजरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बाढ़ की वजह से स्थिति खराब होने से गोदावरी नदी के तटवर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी का जल स्तर उच्च स्तर पर पहुंच गया है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबक नामक स्थान से नासिक, महाराष्ट्र से होता है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वरिष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सोरारई पोट्रू तमिल,
तानाजी द अनसंग वॉरियर, तुलसीदास जूनियर या फिर अविजात्रिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोरारई पोट्रू तमिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2020 की घोषणा की गई। इसमें सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें सोरारई पोट्रू के अभिनेता सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। वहीं अपर्णा बाल मुरली को सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन। यह देश में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। फिल्म समारोह निदेशालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ यह पुरस्कार प्रदान करता है। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोरारई पोट्रू तमिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में PHEIC शब्द सुर्खियों में रहा है, यह किससे संबंधित है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। हाल ही में मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी PHEIC घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली स्थितियों के नियमन के लिए WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया जाता है। इसके लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। PHEIC को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन यानी IHR 2005 में एक असाधारण घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निम्नलिखित स्थितियों में घोषित किया जाता है: रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होना, या ऐसी स्थिति जो कि गंभीर, असामान्य या अप्रत्याशित हो तथा जिसका संक्रमण प्रभावित देश की राष्ट्रीय सीमा से परे हो तथा ऐसी स्थिति के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, WHO। अगला प्रश्न है, IUCN की रेड लिस्ट में माइग्रेटरी मोनार्क तितलियों को किस श्रेणी में रखा गया है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड। हाल ही में माइग्रेटरी मोनार्क तितलियों को IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी EN श्रेणी में शामिल किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। यह माइग्रेटरी मोनार्क तितली यानी डॉनॉस प्लेक्सिपस की एक उप प्रजाति है। तितलियों की यह प्रजाति दुनिया भर में अपने लंबे प्रवास के लिए जानी जाती हैं। ये तितलियां अधिकांशतः कैलिफोर्निया तट और मध्य मैक्सिको के जंगलों में पाई जाती हैं। हालांकि इस प्रजाति की कुछ आबादी ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में साकुरजिमा ज्वालामुखी सुर्खियों में रहा है, यह किस देश में है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान या फिर इक्वाडोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में जापान के साकुरजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी जापान के क्यूशु आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। समय समय पर इसमें विभिन्न स्तरों के विस्फोट देखने को मिलते हैं। बता दें कि क्यूशु जापान के 4 मुख्य आइलैंड्स में सबसे दक्षिण में है और यह तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगॉन में 15 से 24 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई।
इस जीत के साथ ही वह इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 62? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक राष्ट्रपति या प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अंतिम प्रश्न है, हैजा यानी कॉलरा का कारक है साल्मोनेला टाइफी, वेरियोला विषाणु, मोरबेली विषाणु या फिर विब्रियो कॉलेरी जीवाणु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। हाल ही में एक नए अध्ययन में हैजा का कारण बनने वाले बैक्टीरिया 0139 विब्रियो कॉलोरी के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें इसके जीनोम में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पता चला है। हैजा एक जानलेवा संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह खाने की वस्तुओं और दूषित जल के द्वारा फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, हाथ पैरों में ऐंठन आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रैंप योजना का संबंध किससे है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कृषि क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण या फिर वस्त्र उद्योग? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।